हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अपन डिस्कस कर रहे थे, केंद्रक न्यूक्लियस, उसकी नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी संरचना का अध्ययन हम किस फेज में करते हैं? इंटरफेज के अंदर करते हैं। अपने सेल साइकिल पढ़ा था। सेल साइकिल के अंदर दो फेज होती है, एक तो होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज जो होती है उसको आगे जाके तीन फेजेस में डिवाइड कर रखा है, G1, S और G2। और जो सेल सेल साइकिल में प्रवेश नहीं करती है वो किस में चली जाती है? G0 फेज के अंदर चली जाती है। G1 में प्रवेश करती है वो G1 में ही बाहर निकल जाती है। ऐसी सेल्स को G0 सेल कहते हैं और वो G0 फेज के अंदर जाती है। तो इंटरफेज जो होती है उसके अंदर हम केंद्रक की संरचना को देखते हैं, जिसमें हमें चार चीजें दिखाई देती है। एक तो दिखाई देता है न्यूक्लियस के बाहर उसकी मेम्ब्रेन, और जहाँ पे उसकी मेम्ब्रेन टूटी हुई होती है उस जगह पर क्या देखने को मिलता है? पोर देखने को मिलता है। उस जगह पर पोर देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर क्रोमेटिन का जाल देखने को मिलता है और एक संघनित संरचना के रूप में न्यूक्लियस देखने को मिलती है। जैसे लेफ्ट साइड पर एक संघनित संरचना के रूप में न्यूक्लियस देखने को मिलती है, केंद्रिका देखने को मिलती है। तो मेन चार चीजें देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर, और उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका और क्रोमेटिन। तो ये सारी चार जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर इन्वोलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका और क्रोमेटिन, ये चार चीजें मेनली हमें इंटरफेस के अंदर देखने को मिलती है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। संरचना, स्ट्रक्चर। इंटरफेस प्रावस्था में केंद्रक में मुख्यतः ये संरचना पाई जाती है। कौन कौन सी संरचना है? तो केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, केंद्रिका, न्यूक्लियस। जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ये क्या है कि इंटरफेस है न्यूक्लियस का। जब हम न्यूक्लियस को सेक्शन कट करके देखते हैं तो अंदर हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इन्वोलप देखने को मिल रही है। ये जो है ना डबल बाउंडेड है, डबल, ये जो है वो कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म है ना। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी न्यूक्लियर लेमिला, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वोलप भी कह सकते हैं। इसके अंदर दोनों तरफ के एक तो देखने को मिलती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ क्या देखने को मिलती है? यहाँ पे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस दोनों मिलाकर किसका निर्माण करती है? न्यूक्लियर इन्वोलप। बीच बीच में क्या होता है कि स्पेस, बीच बीच में स्पेस देखने को मिलता है, और इस स्पेस की जगह पर क्या देखने को मिलते हैं? न्यूक्लियर पोर देखने को मिलते हैं। जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे दिखाया जाए, ये पोर बन गया, यहाँ पे पोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे भी पोर है, यहाँ पे भी पोर है, ये पोर हमें देखने को मिलेंगे। फिर जैसे हम न्यूक्लियर इन्वोलप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मैट्रिक्स भरा हुआ देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के एक साइड पे, लेफ्ट साइड में, हमें यहाँ पर देखो एक संघनित संरचना देखने को मिल रही है। ये जो संघनित संरचना है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये धागे समान संरचनाएं देखने को मिल रही है। ये वाली ये धागे समान जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये जो क्रोमेटिन होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, और एक हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है। हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहरी भित्ति से क्या जुड़े होते हैं? एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर सेंट्रियोल भी न्यूक्लियस के पास में ही पाया जाता है, और सेंट्रियोल से एक्स्ट्रा रेज निकलती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। तो इस तरह से हम संरचना में देख सकते हैं कि मेनली चार कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर इन्वोलप, फिर दूसरा हमें देखने को मिल रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा हमें देखने को मिल रहा है क्रोमेटिन, और चौथा क्या है? न्यूक्लियस। ये चार मेन संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही। चलिए हम एक एक संरचना को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो देखो ये दोहरे आवरण वाली संरचना है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एक तो होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, दोनों ही होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो डी हर्टविग नामक साइंटिस्ट ने बताया था 1800
तराणु के अंदर बताया था। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका कहा जाता है। जैसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियन बोलते हैं ना, तो इसकी मेम्ब्रेन को हम तिका लगा सकते हैं, किसी भी आवरण के पीछे हम तिका लगा सकते हैं, तो कैरियोथिका इसको कहा जाता है। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें दो तरह की होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनको कह सकते हैं, जैसे इनर मेम्ब्रेन को एंडोथिका कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंडोकैरियोथिका कह सकते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन को एक्टोकैरियोथिका कह सकते हैं। ठीक है, ये दो शब्द है। इनकी अगर मैं मोटाई की बात करूँ तो लगभग 17 एंगस्ट्रॉन जितनी इनकी मोटाई होती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपिड, इसमें लिपिड भी होता है, प्लस क्या होता है, प्रोटीन भी देखने को मिलता है। तो इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों ही देखने को मिलता है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी मोटाई लगभग जैसे कि 70 से 90 एंगस्ट्रॉन तक हो सकती है ना, या फिर 75 एंगस्ट्रॉन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, तो 75 एंगस्ट्रॉन से 90 एंगस्ट्रॉन तक इसकी मोटाई देखने को मिल सकती है। जो अपनी एक्टोथिका होती है, एक्टोकैरियोथिका जो होती है, इसके बाहर की तरफ इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इसकी जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, रफ हो जाती है ना, रुक्ष हो जाती है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम चिपक जाते हैं तो उससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्मेशन हो जाता है। वैसे ही अगर इसके एक्टोकैरियोथिका के ऊपर राइबोसोम चिपक जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, इसकी जो सतह होती है वो क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी। चलिए नोट्स में देखते हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली दोहरे आवरण वाली संरचना है। इसकी उपस्थिति का प्रदर्शन हर्टविग ने 1893 में किया था। इसे कैरियोथिका भी कहते हैं। इसमें निम्न संरचना पाई जाती है। कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है दोहरी इकाई झिल्ली वाली संरचना है। बाहरी झिल्ली को एक्टोकैरियोथिका अभी मैंने बताया था, एवं आंतरिक झिल्ली को एंडोकैरियोथिका कहते हैं। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 75 से 90 एंगस्ट्रॉन होती है। यह झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। बाह्य झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, अतः यह रुक्ष रफ प्रकार की होती है। अब हमें पता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे ही क्या जुड़े होते हैं, इस तरह से हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये आके जुड़ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी रहती है, और जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है, वैसे ही सतत झिल्ली किसकी होती है, हमारे न्यूक्लियस की होती है। इसकी झिल्ली भी किससे संबंधित हो सकती है, क्रोमेटिन से संबंधित हो सकती है। इसकी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, केवल आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, एक्टोथिका होती है, उसी पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कई बार यह गोल्गी काई, अंतर्प्रद्रवी जालिका, ईआर एवं माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के साथ संतत होती है, मतलब इनसे जुड़ी हुई होती है। आंतरिक झिल्ली में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। यह झिल्ली कई बार क्रोमेटिन से संबंधित होती है। अब जैसे अपना डायग्राम है ना, डायग्राम में देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। दोनों मेम्ब्रेन के इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। तो सेकंड जो कंपोनेंट आ जाएगा न्यूक्लियर इन्वॉल्व का, वो क्या हो जाएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी केंद्रीय अवकाश, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये क्या होता है, जैसे कि ये एक मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसके बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जो कि कितना चौड़ा होता है, इसकी वृत्त कितनी होती है, 10 से 30 एनएम तक इसकी वृत्त देखने को मिलती है। इसके अंदर क्रिस्टल पार्टिकल्स और फेट्स की जो बूंदें होती है वो देखने को मिलती है, और ये एक निष्क्रिय संरचना के रूप में देखने को मिलता है।
इनएक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? इनएक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है। परिकेंद्रकीय अवकाश पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यह बाह्य एवं आंतरिक केंद्रक झिल्ली के मध्य का रिक्त अवकाश है जो तरल द्वारा भरा रहता है। यह 10 से 30 एनएम चौड़ा होता है। यह निष्क्रिय रचना है। कुछ केंद्रक में इस अवकाश में क्रिस्टलीय कण एवं वसा की बूंदें पाई जाती हैं। क्रिस्टलीय कण पाए जाते हैं और वसा की बूंदें पाई जाती हैं। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि और क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर रिंग मेम्ब्रेन, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? न्यूक्लियर पोर। अगर मैं बात करूँ कि जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं। असंख्य जो होते हैं न्यूक्लियर पोर देखने को मिल सकते हैं एक इन्वोलप के अंदर। अलग अलग जैसे प्रजातियां होती है उनका जो केंद्रक होता है वो भिन्न भिन्न होता है और उनमें अलग अलग इनकी संख्या देखने को मिल सकती है। उसके अलावा सबसे पहले अगर न्यूक्लियर पोर के बारे में 1950 में एक साइंटिस्ट आए थे केलन, और एक साइंटिस्ट आए थे टॉमलिन। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर पोर के बारे में बताया था। ये एक पंक्ति में हो सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, एक ही लाइन में हो सकते हैं, या फिर ये ग्रुप में हो सकते हैं, या फिर ये षटकोणीय हो सकते हैं, या फिर ये कैसे हो सकते हैं? रैंडमली प्रेजेंट हो सकते हैं कहीं पे भी। इसकी जो संरचना होती है न्यूक्लियर पोर की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एन्युलर पदार्थ जो होते हैं, एन्युलर कणिकाएं जो होती है वो पाई जाती है, और ये एन्युलर कणिकाएं इस पोर के जो सीमा होती है उस पर भी पाई जाती है, और परिधि पे भी पाई जाती है, और अंदर भी पाई जाती है, और बीचों बीच एक सेंट्रल कणिका पाई जाती है। जो एन्युलर कणिका होती है इसका जो व्यास है वो 150 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो सेंट्रल कणिका होती है, सेंट्रल जो कॉर्पल्स होती है उसका जो व्यास होता है वो लगभग 30 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और ये जो सेंट्रल कणिका जो है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। केंद्रक झिल्ली में असंख्य केंद्रक छिद्र उपस्थित होते हैं। देखो केंद्रक झिल्ली के अंदर असंख्य केंद्रक छिद्र न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। छिद्र में सीमांत पर दोनों केंद्रक झिल्लियां स्वतंत्र होती हैं। छिद्रों की संख्या अलग अलग प्रजातियों के केंद्रक में अलग अलग होती है। इन छिद्रों का सर्वप्रथम परीक्षण केनल तथा टॉमलिन ने 1950 में किया था। ये छिद्र पंक्ति, झुंड अथवा षटकोणी या यादृच्छिक रूप में उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये तो एक लीनियर पंक्ति में हो सकते हैं, या ग्रुप में हो सकते हैं, या फिर 6 कोने वाले देखने को मिल सकते हैं, या फिर रैंडमली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो केंद्रक छिद्र की संरचना होती है वो अत्यधिक जटिल होती है, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के रूप में पाई जाती है। ये कि इसकी संरचना इतनी जटिल होती है कि पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अनुसार एन्युलर पदार्थ केवल केंद्रक छिद्र में ही उपस्थित नहीं होते, बल्कि छिद्र के सीमांतों पर भी फैला होता है। जैसे ये छिद्र है तो इसी में एन्युलर प्रोडक्शन नहीं होते, इसकी ये जो सीमा होती है, इसकी जो परिधि होती है उस पर भी पाए जाते हैं, उसकी झिल्ली पर भी पाए जाते हैं। केंद्रक छिद्र की बाहरी एवं आंतरिक शीर्ष पर नियमित अंतराल से 8 एन्युलर कणिकाएं उपस्थित होती है। कितनी? 8 एन्युलर कणिकाएं उपस्थित होती है। टोटल 8 कणिकाएं उपस्थित देखने को मिलती है। प्रत्येक कणिका का व्यास जो होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम होता है, ये एंगस्ट्रॉम है, और प्रत्येक कणिका का व्यास 150 एंगस्ट्रॉम 150 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक छिद्र के मध्य में एक केंद्रकीय कणिका सेंट्रल ग्रेन्यूल उपस्थित होती है। ठीक है, 8 तो मतलब इसके कोने कोने में पाई जाती है, और बीच में एक सेंटर में और ग्रेन्यूल पाई जाती है। केंद्रीय कणिका से
30 एंगस्ट्रॉन वाले सूक्ष्म तंतु निकलते हैं जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इससे छोटे छोटे तंतु निकलते हैं जो किससे बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इस संरचना का समर्थन अनेक वैज्ञानिकों ने किया है। अतः न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स यह सार्वत्रिक संरचना है, मतलब हर केंद्र के अंदर जो न्यूक्लियर पोर पाया जाता है उसका समर्थन कई सारे वैज्ञानिकों ने किया है, इसलिए ये एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं कि ये जो पोर है इसकी विस्तृत संरचना के बारे में किसने बताया था। तो एक साइंटिस्ट आते हैं फ्रैंक जो 1974 के अंदर, और ये बताते हैं कि ये विस्तृत संरचना कैसी है। तो ये बताते हैं कि एन्युलस जो कणिकाएं होती है वो क्या होती है, बाहर भी पाई जाती है और अंदर भी पाई जाती है एवं पृथक पृथक इकाई के रूप में होती है जिन्हें एन्युलर ग्रेन्यूल कहते हैं, और इनका जो व्यास होता है वो 100 से लगाकर 250 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। जो परिधि पर पाई जाती है उनका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है वो 100 एंगस्ट्रॉम का होता है, और जो अंदर पाई जाती है उनका जो व्यास होता है वो 40 से 350 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। बीच में पाई जाती है, जो केंद्र में पाई जाती है, जो केंद्र के अंदर पाई जाती है, सेंटर में पाई जाती है, उनका कितना होता है, 40 से 350 एंगस्ट्रॉम का व्यास होता है, और जो पेरिफेरल पर पाई जाती है उनका कितना होता है, 100 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। इस प्रकार अगर हम बात करें, और ये कणिका आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, छोटे छोटे सूक्ष्म माइक्रोफिलामेंट से जुड़ी हुई होती है। और ये माइक्रोफिलामेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट से जुड़ी होती है, और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इनर पोर फिलामेंट्स होते हैं, इक्वेटोरियल फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, और एक्सियल फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। इनर पोर जो होते हैं वो आंतरिक कणिकाओं को जोड़ते हैं, और परिधीय कणिकाओं को जोड़ने के लिए कौन होते हैं, इक्वेटोरियल फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। और जो एन्युलर कणिकाओं से चिपके हुए रहते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। जो बीच वाली जो एन्युलर कणिका होती है, सेंटर वाली, उस कणिका से जो चिपके रहते हैं वो एक्सियल होते हैं। जो बीच वाली कणिका से जुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल फिलामेंट्स होते हैं। जो एन्युलर कणिका से जुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। और जो एन्युलर कणिका को केंद्रक से जोड़ते हैं वो कौन से होते हैं, इनर पोर फिलामेंट्स होते हैं। तो ये 3 टाइप के पोर फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की विस्तृत संरचना का वर्णन फ्रैंक ने 1974 में किया था। इसके अनुसार एन्युलस बाह्य एवं आंतरिक रूपों में उपस्थित होता है। ये पृथक पृथक उप इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें एन्युलर कणिका, एन्युलर ग्रेन्यूल कहते हैं। प्रत्येक कणिका का व्यास 100 से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। छिद्र की भित्ति विषुवत रेखीय तल पर 100 एंगस्ट्रॉम वाली एवं परिधीय कणिका पेरिफेरल ग्रेन्यूल उपस्थित होती है। प्रत्येक छिद्र के केंद्र में 40 से 350 एंगस्ट्रॉम वाली केंद्रीय कणिका उपस्थित होती है। ये कणिकाएं आपस में सूक्ष्म तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो सूक्ष्म तंतु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आंतरिक पोर फिलामेंट्स, इनर पोर कॉम्प्लेक्स, ये तंतु केंद्रीय कणिका को एन्युलर कणिका से जोड़ते हैं। विषुवत रेखीय तंतु, इक्वेटोरियल फिलामेंट्स, ये तंतु केंद्रीय कणिका को परिधीय कणिका से जोड़ते हैं। और अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट्स, ये तंतु 30 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं जो एन्युलर कणिका से चिपके रहते हैं। अब बात करते हैं फाइब्रस लेमिला। हम ही अब न्यूक्लियर इन्वेलप पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर इन्वेलप में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस आता है, फिर न्यूक्लियर पोर आते हैं, और अब क्या आएगा, फाइब्रस लेमिला आएगी। ये फाइब्रस लेमिला जो होते हैं वो जो भित्ति होती है उसको अंदर से सहारा प्रदान करते हैं, और ये लगभग 150 एंगस्ट्रॉम से 600 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। चलिए इसको नोट्स में पढ़ते हैं। फाइब्रस लेमिला केंद्रक झिल्ली के भीतर की तरफ एक आलंबन झिल्ली उपस्थित होती है। आलंबन झिल्ली जो उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस लेमिला कहते हैं। कोशिका की उपापचय अवस्था
के अनुरूप इसकी मोटाई 150 एंगस्ट्रोम से 600 एंगस्ट्रोम होती है। ये एंगस्ट्रोम ऐसे है ना, एंगस्ट्रोम लिखा हुआ है, A0 नहीं है, एंगस्ट्रोम तक होती है। इस आलम्बन झिल्ली को फाइब्रस लेमिना कहते हैं। जो अंदर जो झिल्ली होती है, आलम्बन झिल्ली जो सहारा देने के लिए होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, फाइब्रस लेमिना कहते हैं। यह संरचना चिकनी पेशियों, आंतरिक उपकला, कोशिका एवं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। फाइब्रस लेमिना मुख्य रूप से अम्लीय प्रोटीन की बनी होती है, एसिडिक प्रोटीन की बनी होती है। इसमें कुछ मात्रा में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड की भी उपस्थिति होते हैं। अम्लीय होती है इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। फाइब्रस लेमिना का कार्य अभी स्पष्ट नहीं है, अभी तक ये बता नहीं सकते कि फाइब्रस लेमिना क्या काम करती है, लेकिन यह माना जाता है कि यह एन्युलर कणिकाओं के निर्माण में भाग लेती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करती है, एन्युलर कणिकाओं के निर्माण में भाग लेती है और केंद्रक जो आवरण है उसको क्या देती है, सहारा आलम्बन प्रदान करती है। और यह केंद्रक आवरण को आलम्बन प्रदान करती है। तो दो ही काम करती है, या तो एन्युलर कणिकाओं के निर्माण में भाग लेती है और या फिर क्या करती है, केंद्रक आवरण को आलम्बन प्रदान करती है। ये अम्लीय प्रोटीन से मिलकर बनी होती है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और पॉलीसेकेराइड की कुछ मात्रा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जो केंद्रक झिल्ली है उसका रासायनिक संगठन कैसा होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो इसमें प्रोटीन जो होता है वो कितना होता है, 59 से 75% पाया जाता है। लिपिड पाया जाता है 17 से 35%। 1% इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें एटीपीएस की बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है और ईटीएस प्रेजेंट होता है। ईटीएस प्रेजेंट होता है। चलो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। केंद्रक झिल्ली का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाली मुख्य रासायनिक घटक, तो प्रोटीन जो होती है 59 से 75% पाई जाती है। लिपिड जो होता है वो 17 से 35% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 1%। डीएनए तथा जो आरएनए होता है लिटिल अमाउंट, मतलब बहुत कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एटीपीएच, जो हाईली एक्टिवली अपने यहाँ पे केंद्रक झिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा और केंद्रक झिल्ली के अंदर ईटीएस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं केंद्रक झिल्ली का कार्य। तो केंद्रक झिल्ली क्या क्या काम कर सकती है। सबसे पहले तो ये क्या कर सकती है, डीएनए को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाते हैं। और क्रोमेटिन जो होते हैं उनसे क्या बनता है, आगे जाके क्रोमोसोम बनता है और उसी क्रोमोसोम के अंदर क्या देखने को मिलता है, कॉइल्ड फॉर्म में हमारा डीएनए देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये क्या कर रही है, डीएनए को प्रोटेक्शन कर रही है। क्या काम कर रही है, डीएनए को प्रोटेक्शन कर रही है। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से दूर रख रही है। जैसे कि ये कोशिका द्रव्य होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है और इसी के अंदर क्या है, हमारा डीएनए है। तो डीएनए को कोशिका द्रव्य से अलग रखने का काम कौन करती है, यही करती है। और इस तरह से ये क्या करती है, जो भी म्यूटेशन होते हैं उससे डीएनए की सुरक्षा कर लेती है। फिर दूसरा काम ये करती है, ये एक्सचेंज करती है। किसका एक्सचेंज करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करती है और कुछ आयंस का एक्सचेंज करती है। इसका एक्सचेंज करने का जो तरीका है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज करें, जिसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही प्रकार के आयंस का ट्रांसफर होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। फिर ये क्या कर सकती है, पिनोसाइटोसिस कर सकती है। पिनोसाइटोसिस से ये क्या करती है, कुछ जो बड़े आकार के अणु होते हैं उनको पिनोसाइटोसिस विधि के द्वारा एक्सचेंज कर सकती है। तो कोशिका द्रव्य से बड़े आकार के अणुओं को अंतःग्रहण कर लेती है और पिनोसाइटेस के द्वारा न्यूक्लियर प्लाज्म या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा देती है। उसके अलावा ये क्या कर सकती है कि अपनी जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या करती है, इन्वेजिनेशन करती है, कुछ बबल्स बनाती है, बहिर्गलन बनाती है और उनके द्वारा ये क्या करती है, जो केंद्रक से जो भी मटेरियल होता है वो कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस के अंदर आ जाता है और यहाँ से इसी बहिर्गलन के द्वारा क्या करती है, कोशिका द्रव्य के अंदर भेज देती है।
केंद्रक से पहले जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस में जो भी मटेरियल आया हुआ है उसको, इसमें एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ यहाँ पे कि ये जैसे कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दोहरी झिल्ली है, तो ये दोहरी झिल्ली बना ली। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि यहाँ आ जाते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर बबल्स बना लेगी, और इन बबल्स के द्वारा इनका जो इन बबल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो अणु है जिनको अपन ट्रांसफर करना चाहते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, और फिर ये एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेगी इस तरह से, और इस वेसिकल के अंदर वो पदार्थ भरा रहेगा, और अब ये कहाँ आ जाएगा, साइटोसोल के अंदर आ जाएगा, तो कोशिका द्रव्य में त्याग देती है। उसके अलावा हमने भी पढ़ा था कि इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं असंख्य संख्या में, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियर पोर से भी ये राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन और प्रोटीन अणु जो होते हैं उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, या केंद्रक से साइटोसोल के अंदर और साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर करने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पिनोसाइटोसिस के द्वारा और झिल्ली के बहिर्वलन द्वारा और न्यूक्लियर पोर के द्वारा आयनों का एक्सचेंज करती है केंद्रक झिल्ली। फिर बात करते हैं कि ये क्या करती है, साइटोप्लाज्मिक जो कंपोनेंट होते हैं, तीसरा काम क्या करती है, ये साइटोप्लाज्मिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका अटैचमेंट करवाती है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली जो होती है, जैसे कि ये बीच में होती है साइटोप्लाज्म के बीच में, तो ये साइटोप्लाज्मिक जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको अपने से अटैच कर लेती है और इस तरह से केंद्रक से उनको जोड़ने का काम करती है। न्यूक्लियर जो कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी कंपोनेंट होंगे, उनको भी अपने चौथा काम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियर के कंपोनेंट होते हैं उनको अपने से जोड़ने का काम करती है। फिर इसके द्वारा केंद्रक झिल्ली के द्वारा पुट्टिकाओं का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे। पांचवा काम क्या करती है कि इसके द्वारा छोटी छोटी पुट्टिकाओं का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाकर अंतःप्रदिव्य जालिका, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी और एन्युलेट लेमली का फॉर्मेशन करती है। इसकी झिल्ली के ऊपर क्या पाया जाता है, ETS सिस्टम पाया जाता है। तो छठा काम जो क्या है, 6 नंबर पे क्या करती है, ETS पाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र करती है, तो ये एक तरह से ऊर्जा फॉर्मेशन में भी मदद करती है। अब ये पता है कि जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कर सकती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कर सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करती है। उसके अलावा लाइसोसोम के एंजाइम, लाइसोसोम के उसके अलावा ये क्या कर सकती है, लाइसोसोम का एंजाइम, केंद्रक झिल्ली के द्वारा लाइसोसोमल एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, परऑक्सीडेज जो एंजाइम है उनका फॉर्मेशन किया जा सकता है, उनके निर्माण में हेल्प करती है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन, प्रतिरक्षकों का इम्यून सिस्टम के अंदर प्रतिरक्षकों का इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करने में भी मदद करती है। इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उनका फॉर्मेशन करने में भी मदद करते हैं। तो एक छोटे मोटे जो फंक्शन थे हमने देखे। अब हम नोट्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन जो है वो केंद्रक झिल्ली के द्वारा किए जाते हैं। तो केंद्रक झिल्ली का कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए। केंद्रक झिल्ली के कारण आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य से पृथक रहते हैं, अतः कोशिका द्रव्य के एंजाइम से होने वाले उत्परिवर्तन जन प्रभावों से डीएनए की सुरक्षा हो जाती है। विनिमय एक्सचेंज, तो एक्सचेंज जो होता है वो विभिन्न चीजों का हो सकता है, आयंस का भी होता है और मॉलिक्यूल्स का भी होता है। तो विभिन्न प्रकार के अणु या आयंस तथा आयंस केंद्रक झिल्ली द्वारा निम्न विधियों से विनिमित हो सकते हैं। कौन कौन सी विधियां है, तो केंद्रक झिल्ली द्वारा, बायो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, अकार्बनिक आयन एवं छोटे कार्बनिक आयन झिल्ली से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं ना, चाहे वो इनऑर्गेनिक आयंस हो या फिर वो ऑर्गेनिक आयंस हो, वो झिल्ली से बिना किसी फैसिलिटी से प्रवाहित हो सकते हैं। पिनोसाइटोसिस के द्वारा, पिनोसाइटोसिस कैसे होती है उसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन में देखोगे पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की जो पूरी डिटेल्स मैंने उसमें समझा रखी है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके विजिट कर लेना। बड़े आकार के अणु केंद्रक झिल्ली द्वारा पिनोसाइटोसिस की विधि से प्रभावित हो सकते हैं।
ठीक है, बड़े आकार के जो अणु होते हैं वो पिनोसाइटोसिस की विधि के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, परिवहित हो सकते हैं। बाह्य झिल्ली के बहिर्गलन द्वारा बाय इन्विकेशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी में बहिर्गलन देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं वो केंद्रक से परिकेंद्रक के अवकाश या पेरीन्यूक्लियर स्पेस में आ जाते हैं। यहाँ से बाह्य केंद्र की झिल्ली के बहिर्गलन द्वारा ये पदार्थ कोशिका द्रव्य में त्याग दिए जाते हैं। अब तो इसका फंक्शन जो है वो क्या है, केंद्रक छिद्र द्वारा, केंद्रक छिद्र के द्वारा भी ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और प्रोटीन का जो ट्रांसफर हो कर सकती है। तो देखो, केंद्रक छिद्र द्वारा बाइन्यूक्लियोपोर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एवं प्रोटीन अणु केंद्रक छिद्र द्वारा प्रभावित होते हैं। तो पहला काम तो क्या था, ये डीएनए को प्रोटेक्शन कर रही है, सुरक्षा दे रही है। और दूसरा कार्य क्या है इसका, फर्स्ट तो वही हो गया डीएनए वाला, और दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, एक्सचेंज का। तो दो काम तो ये हो गए। अब हम तीसरे कार्य की बात करते हैं, तो कोशिका द्रव्य घटकों का आसंजन, अटैचमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य घटकों के आसंजन हेतु सतह प्रदान करती है। तो कोशिका द्रव्य जो कंपोनेंट होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन से आके चिपकते हैं, तो उनके लिए जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है एक तरह से सरफेस प्रदान करने का काम कर रही है। फिर दूसरी बात, आगे फंक्शन की बात करते हैं, तो केंद्र की घटकों का आसंजन, अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियर कंपोनेंट। इंटरफेस प्रावस्था के दौरान क्रोमेटिन एवं बार बॉडी आंतरिक केंद्रीय झिल्ली के साथ आसंजित हो जाते हैं। जब इंटरफेस प्रावस्था होती है उस टाइम पे क्रोमेटिन और बार बॉडी जो होती है वो आंतरिक झिल्ली से आसंजित हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो दो चीजें अटैच होती है इंटरफेस के अंदर, एक तो क्रोमेटिन और एक होती है बार बॉडी। फिर बात करते हैं कोशिका झिल्लियों की उत्पत्ति। तो ओरिजिन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो अपनी केंद्रीय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन बना सकती है। किस किस की बना सकती है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और एल्यूलेट लैमेली की झिल्ली का निर्माण इसी से होता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा पुट्टिकाओं, अंतःप्रदेवीय जालिका, गोल्जिका एवं एल्यूलेट लैमेली का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, केंद्रक झिल्ली में ईटीएस पाया जाता है, अतः ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। बाह्य केंद्रक झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। अगर मैं बात करूँ अदर फंक्शन क्या करता है, तो ये लाइसोसोम के जो एंजाइम है तो उनका फॉर्मेशन करता है, पेरोक्सिडेज जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है, और प्रतिरक्षकों का फॉर्मेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अन्य अदर फंक्शन की बात करें तो लाइसोसोम के एंजाइम बनाते हैं, पेरोक्सिडेज एवं प्रतिरक्षकों के उत्पादन में केंद्रक झिल्ली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर में चार चीजें होती हैं, मेनली चार चीजें देखने को मिलती है। न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हमें चार चीजें देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलता है न्यूक्लियर इन्वलप, न्यूक्लियर इन्वलप के अंदर हमें न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें क्रोमेटिन का जाल देखने को मिलता है, और लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, केंद्रिका देखने को मिलती है। तो आज हमने न्यूक्लियर इन्वलप कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि ये बाकी के बचे हुए तीनों ही जो स्ट्रक्चर है उनको भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम न्यूक्लियर इन्वलप ही कंप्लीट कर पाए, और नेक्स्ट क्लास में हम सोचेंगे कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ये तीनों जो टॉपिक है जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।